हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज़ में आज हम उत्तराखंड पीसीएस का जो अपर पीसीएस एग्ज़ाम 2021 का था, जो 4 अप्रैल 2022 को प्रीस का एग्ज़ाम हुआ था, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट इससे विभिन्न एग्ज़ामों में आते हैं, और उसके अलावा एक इनसाइट का पता चलता है कि कैसा पैटर्न आयोगों का रहता है और किस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं। एक बेसिक थीम्स का हमें उससे पता चलता है। तो हम आज जो अपर पीसीएस 2021 का पेपर था उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें यूकेपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे थे, और जो आने वाले इसके एग्ज़ाम हैं यूकेपीएससी के, अब आरओ का एग्ज़ाम है और ईओ का एग्ज़ाम है या फिर एसआई का एग्ज़ाम है, और उसके अलावा भी यूके का जो अब आने वाले बीपीडीओ है या फिर अदर कोई एग्ज़ाम है उत्तराखंड स्टेट में होने वाले, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है ये डिस्कशन। तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखिए। और हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैबन। बाकी जो गुयाना है, गिनी है और गिनी बिसाऊ है, ये तीनों अफ्रीका में हैं। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। एक तो पूछा है नहीं होती है और दूसरा पूछा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बेंगुएला, ऑप्शन बी। और बाकी जो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्वेजियन है, फ्लोरिडा है, ये तीनों उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, जबकि जो बेंगुएला जलधारा है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, न्यू गिनी। और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे रिपीट होते हैं उत्तराखंड पीसीएस या यूके के जो एग्ज़ाम होते हैं। तो मैंने अभी बहुत सारे पेपरों में आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और उसके बाद जब पेपर का हमने डिस्कस किया था, पेपर होने के बाद, तो मैंने बताया था कि कौन से क्वेश्चन ऐसे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इससे आपको पता तो चलता ही है कि कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं, और एक इंसाइट का पता चलता है, थीम का पता चलता है कि कैसे उत्तराखंड में पेपर आते हैं और कौन से क्वेश्चन कौन से एरियाज हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उससे आपकी तैयारी को एक स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलती है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो दी है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और उसके साथ जो लोकल विंड्स हैं, लोकल जो हवाएं हैं, स्थानीय हवाएं, उनका नाम दिया गया है। तो जो फोन है वो आल्प्स पर्वत पे, इसका ये सही है। जो खमसिन है वो मिस्र में, ये भी ठीक है। मिस्टर राइन घाटी में भी ठीक है। लेकिन जो बोरा है वो साइबेरिया में नहीं है, यहाँ हमसे नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर बोरा जो साइबेरिया में नहीं है। बोरा आपकी एड्रियाटिक सी जो है आपके, उसके तट के आसपास पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो अमेजन इसका राइट आंसर है। उसके बाद पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो नहीं पूछा है। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं पूछे हैं, नहीं उस पे बाकी 3 आंसर रिलेटेड हैं, वो एक नहीं है। तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या है, नहीं है, गलत है, सही है, इन चीज़ों को पहले ही मार्क कर लेना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डोलामाइट, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य है। तो इसका राइट आंसर मालवा होगा, ऑप्शन ए।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो रावी नदी जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी बासपा, स्पीति और ब्यास ये सतलज की सहायक हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसने कहा था वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो ये जो कहा था ये कोपेन ने कहा था। हम देखते भी हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अपने जियोग्राफी वाले एरियाज़ में। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आयन मंडल जो है वो सममंडल में नहीं है। और ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत बार रिपीट हुआ है। कोडरमा किस खनिज से प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा अभ्रक, ऑप्शन बी जो हमारा है। और ऐसे क्वेश्चन तो खनिजों से संबंधित, खनन एरियाओं से संबंधित बार बार पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी अपने पेपर डिस्कशन में बताया, तो आपको इन एरियाज़ को छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद जो है भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। पिट्सबर्ग जो है कि ये कि इंटरनेशनल कंटेस्ट में लोहा उत्पादन के लिए प्रमुख है। तो इस प्रकार भारत में लोहा इसके उत्पादन के लिए जमशेदपुर प्रमुख है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जमशेदपुर होगा। जो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बेतवा नदी पे। ये एक करंट अफेयर से उस दौरान रिलेटेड क्वेश्चन है। HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 के सर्वाधिक सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप समूह में का अंग नहीं है? लक्काद्वीप जो लक्षद्वीप है, तो वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह संबंधित नहीं है? तो बाकी अगाथी, कवारती और कल्पेनी ये तीनों लक्काद्वीप से संबंधित हैं, पर जो तिलंगचोंग है ये आपका लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो नाम से ही लग रहा है कि ये तिलंगचोंग थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का नाम लग रहा है। तो इस प्रकार से भी आप आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो आप कभी कभी आपको डायरेक्ट आंसर पता नहीं होता, पर आप चीज़ों को अपनी पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों के साथ नॉलेज को इंटर रिलेट करके आप चीज़ों के आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर तक सही से पहुंच सकते हैं। ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद जो अगला है क्वेश्चन, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो मैंने आपको पहले बताया था कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए तो कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था वो CWG था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है 5। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित पार्क में सम्मिलित है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र इस राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल के से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रुड़की। बाकी सीलाकुई, सितारगंज और हरिद्वार ये सिडकुल से संबंधित है, ये तीनों सिडकुल से संबंधित है। उसके बाद है, खैर किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है खैर। और इसके बाद ये NCERT से उठाया गया क्वेश्चन है, तो इस प्रकार आपको समझ में भी आएगा कि कौन सी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं
और कौन सी बुक्स आपको एग्ज़ाम में पढ़नी चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सके। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26 है। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव डैश 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 माह के भीतर हो जाने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान मौजूद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। तो इससे पूछा है लोकसभा से कितने सदस्यों को, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्यों को। वैसे तो लोक लेखा समिति में 22 होते हैं और इसमें से आपके 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। तो इसका राइट आंसर आपका 15 होगा, क्योंकि इसमें 22 तो कुल सदस्य लिए जाते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो इसका राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929 में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 30 है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब बनाया गया। तो राइट आंसर बी है इसका, 24 जनवरी 1950। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था। तो ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस दौरान, अब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के रक्षा मंत्री। उस दौरान भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी का निधन हुआ था। तो वहाँ से ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड करके GS को इंटरलिंक कर दिया था इस क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से ये चीज़ें भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार करंट अफेयर से रिलेट करके GS स्टैटिक GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। उसके बाद इंडिया में भी श्रमिकों के लिए इंटेक का गठन किया जाता है 1920 में। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है। तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो भारत में मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर बाद में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 300A। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं भारत के गृह मंत्री करते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे अगर आपको बाकी स्टेट्स की राज्यसभा सीटों का नहीं भी पता है, अगर उत्तराखंड का पता है कि उत्तराखंड में 3 सीटें हैं, तो आपका बी में 3 एक ही जगह पे है। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। इस प्रकार से भी आप चीज़ों को मैच करा के, अगर आपको एग्ज़ाम में 1-2 चीज़ों को का भी आंसर पता है तो उससे भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी हम देख लेते हैं। जो आपका ए है वो 4 के साथ रेट हो रहा है यहाँ से। तो झारखंड में 6 सीटें हैं और उत्तराखंड में 3 हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी 5 सीटें हैं और पंजाब में 7 सीटें हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका है 1986, जो कि सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन था। जो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन था वो 1985 में बांग्लादेश में हुआ था। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है आपका, 102 संवैधानिक संशोधन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। राज्य विधान परिषदों का पूछा है, विधानसभा का नहीं पूछा है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे राज्यसभा है वैसे ही राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 41 है,
भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ से आप चीज़ों को थोड़ा सा आप अपनी नॉलेज का यूज करके भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो जो भारत में आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, एक तो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था पहला, और दूसरा जो हुआ था आपका पोखरण वाला, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था। तो आप थोड़ा सा यहाँ से सोच सकते हैं कि इन दोनों के टाइम पे तो ये चीज़ें नहीं हुई होंगी। उसके बाद आपके पास 50-50 का यहाँ से चांसेस बन जाते हैं। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे तो वर्ल्ड लेवल पे इतने सैंक्शन इंडिया पे लगे नहीं थे अपने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो के टाइम पे जब 1998 में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया में, तो उसके बाद अमेरिका और बाकी अदर मेजर कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भारत पे सैंक्शंस लगा दिए थे। तो उन सब को देखते हुए भारत ने पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाई। तो इसमें कहा कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, लेकिन अगर कोई देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट मतलब न्यूक्लियर वॉर कर देगा, वॉर के दौरान न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग कर देगा, तो फिर उसके बाद हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिला के थोड़ा सा ये दुनिया को शब्दों से घुमाने की चेष्टा की थी भारत ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज डे, नागरिक सेवाएं दिवस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 21 अप्रैल। उसके बाद है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2005 में हुई थी। तो जैसा कि आपको पता होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसके अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात की गई। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आपका 2005 में आया था, तो उसके बाद ही केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 2005 हो जाएगा। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, किस वर्ष बना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1981 में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। तो इसका राइट आंसर है 1970 सॉरी 1977। तो ये कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे होते हैं जिनका कोई भी आइडिया नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उस तरीके का क्वेश्चन था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को एग्जाम में पता होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए। बाकी वैसे ट्राई करना चाहिए एग्जाम में, अगर आप 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें, ताकि आप अपने कट ऑफ के आसपास जल्दी से पहुंच सकें। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता, तो उन क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके गलत होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी जो केंद्र सरकार का वकील होता है। तो ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है पर वोट नहीं कर सकता। बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, बैठकों में संसद की कार्रवाई के दौरान बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता संसद में किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद जो है उत्तराखंड नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2006 में ये एक्ट बना था, दिसंबर 2006 में। और उसके बाद जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम चेंज होकर उत्तरांचल का नाम चेंज होकर उत्तराखंड हो गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर है आपका 9 नवंबर 2000, ऑप्शन ए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का वह मुख्यमंत्री कौन सा था जिसके विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन ए है इसका, त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनके कार्यकाल के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात की गई थी। उसके बाद है औपनिवेशिक कुमाऊं गढ़वाल में निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली को प्रारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका है सर हेनरी रैमजे। 1874 में इन्होंने पटवारी को पुलिस प्रणाली की भी जिम्मेदारी दे दी थी। तो यूके SSS का जो एग्ज़ाम था BDO BPDO में, वहाँ भी एक ऐसा स्टेटमेंट आया था कि विलियम ट्रेल के टाइम पे राजस्व पुलिस की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ से भी आप अगर
इस क्वेश्चन के साथ उसको रिलेट करेंगे, तो इस अगर वहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को काट देते तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट अपने आंसर में पहुँच रहे थे UPSSC के वीडियो वाले एग्जाम में। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि हेनरी रैमजे है उसका राइट आंसर या विलियम ट्रेल। तो पटवारी जो व्यवस्था है वो तो आपके ट्रेल के टाइम पे शुरू हो गई थी, लेकिन जो इसको पुलिस व्यवस्था, पटवारियों को पुलिस के का कार्यभार भी सौंपा गया, तो वो 1874 में हेनरी रैमजे के टाइम पे दिया गया। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा के सांसद निर्वाचित होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 5 है। टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाया जाता है टोबिन टैक्स। एक प्रकार से जो तेज़ी से देश के अंदर से जो पैसा बाहर जा रहा होता है, तो उन पर टोबिन टैक्स लगाया जाता है, ताकि देश में मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद जो है वो है भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो इसका बी ऑप्शन है, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद एवं विपणन समिति अधिनियम। इसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। पर जो आयोग उत्तराखंड PCS ने इसका आंसर दे रखा है वो आंसर ऑप्शन ए दे रखा है, जो कि गलत है। और क्योंकि इससे पहले भी UPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ भी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तो ये सही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। अरे यार, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है पूछा है। तो इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये सही है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। यह एक वैधानिक निकाय है, तो ये गलत है, क्योंकि ये वैधानिक निकाय नहीं है, ये एक सरकारी आदेश द्वारा बनाई गई बॉडी है। तो इसका ये आंसर गलत हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। और प्रत्येक वर्ष से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, एक सरकारी आदेश द्वारा गठित की गई बॉडी है, ना तो ये संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 55। 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में के प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में समावेशी विकास के बारे में चर्चा की गई थी, तो उसमें गरीबी को भी हटाना उसका उद्देश्य था, रोजगार के अवसरों का विस्तार भी उसका उद्देश्य था, लैंगिक असमानता को भी कम करना उसका उद्देश्य था। जो उसका उद्देश्य नहीं था, प्रमुख उद्देश्य, वो था पूंजी बाजार को मजबूत करना। उसके बाद पूछा गया है IMF के बारे में क्या सही है? तो IMF जो है वो केवल अपने सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद जो आपका है क्वेश्चन नंबर 57, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। यानी कि मुद्रास्फीति में होता क्या है, जब इन्फ्लेशन आता है तो जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, वो कम हो जाती है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। इस प्रकार जो उधार जो लेता है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि अब उसको कम वैल्यू वाली मुद्रा, यानी कि जिसकी क्रय शक्ति कम है, उस मुद्रा को उतने ही अमाउंट को वापस करना होता है। तो इस प्रकार अगर वो 10 रुपये का उधार ले रहा था और पहले 10 रुपये में 1 किलो सब्जी आ रही थी, तो अब क्या होगा, उसे तो वापस 10 रुपये ही करने हैं, लेकिन अब मुद्रास्फीति बढ़ गई है, तो अब 10 रुपये में 500 ग्राम सब्जी आ रही है, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? उधार देने वाले को होगा, जबकि इसका नुकसान जो उधार दे रहा है उसको होगा।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, इसकी कृषि का जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बढ़ गया, ये गलत है। बाकी एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ गया और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, तो इसका राइट आंसर डी है। उसके बाद जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं ये कंपनी अपने कर्मचारियों को देती है। स्वेट यानी पसीना, जो कंपनी के लिए पसीना बहा रहे हैं उनको ये शेयर दिए जाते हैं कर्मचारियों को। उसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके अंतर्गत किन किन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था। तो इसके अंतर्गत गेहूं, चावल और दालें, इन सभी को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अधोगामी कर प्रणाली भारत में पाई जाती है। उसके बाद है कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो रोलिंग प्लान कहलाती है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ए और बी है, क्योंकि एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट तो होता ही है, साथ में एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीएनपी माइनस घिसावट। तो फिर से ये यही बन रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 65। कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, विदेशी फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड और स्टॉक खरीदना। तो इसका राइट आंसर ये है कि ये एफडीआई का एग्जाम्पल नहीं है। विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके की। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसकी लैंग्वेज जो है बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब यह है कि बाकी अन्य कारणों के लिए तो उसकी आलोचना की जाती है, पर ये कारण है जिसके लिए उसकी आलोचना नहीं की जाती है, किसकी, WTO की। तो इसका राइट आंसर है, इसके पास सदस्य देशों के बीच विवाद निपटारे हेतु एक कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये गलत है कि क्योंकि इसके लिए मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। वैसे तो आंसर ये सही है। इसका मतलब यह है कि इसके पास एक विवाद निपटान प्रणाली है जिसके अंतर्गत WTO विभिन्न देशों के बीच जब ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको निपटाती है। तो बाकी जो कारण है उसके लिए इसकी आलोचना की जाती है, जो कि क्या है, यह एक बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है। ये भी इसके लिए भी इसकी आलोचना की जाती है। उसके बाद यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है, इसके लिए भी इसकी आलोचना की जाती है। और यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, इसके लिए भी इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना नहीं की जाती केवल इसके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारणों के लिए आलोचना नहीं की जाती, इसका मतलब भी यही है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी। तो इसका है ब्याज के भुगतान के बराबर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका SDR UNDP के किस मानव विकास रिपोर्ट SDR में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई थी। तो SDR 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक पूछा है। तो अब 20 तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वर्तमान में जो अभी है वो 132 हो गई है भारत की रैंक। तो हमारी रैंक और ख़राब हो गई है 2021-22 के लिए। और उसके बाद है निम्न में से किस वर्ष MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था। ये भी करंट अफेयर्स का है। उस दौरान 2020 में MSME का नवीन वर्गीकरण, नई तरीके से वर्गीकरण किया गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ड एज सिक्योरिटी कहलाती है। तो सरकारी प्रतिभूतियाँ गिल्ड एज सिक्योरिटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण, मीगा संबंधित है। तो ये मीगा जो आपका संबंधित है ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, विश्व बैंक समूह से संबंधित है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया गया था। तो इसके द्वारा वैट को समाप्त किया गया था, मूल्य संवर्धित कर को समाप्त किया गया था GST के द्वारा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो जो HEL है
HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये हैदराबाद में है, सॉरी बेंगलोर में है। तो ये उत्तराखंड में नहीं है, बाकी सारे उत्तराखंड में हैं। और जो आपका HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये आपका बेंगलोर में है। तो बाकी जो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट CBIR सेंट्रल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च हो गया, ONGC हो गया, BHEL हो गया, ये उत्तराखंड में है। ये जो है आपका रुड़की में है, ये देहरादून में है और ये हरिद्वार में है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका ये है, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से शुरू किया गया। तो आपका जो उत्तराखंड में वैट है ये आपका शुरू किया गया 2005 में। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये भी उस दौरान करंट अफेयर्स से था। 2020-21 में चाय के विकास कार्यक्रम कितने पर्वतीय जिलों में संचालित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका। अगर आप उत्तराखंड को देखते हैं तो उत्तराखंड के हर पर्वतीय जिले में लगभग चाय का उत्पादन किया जाता है। और आप उत्तराखंड को देखेंगे तो इसके लगभग 9 जिले जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों को बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार भी आप अगर थोड़ा सा रिलेटेड नॉलेज का यूज़ करते तो इस क्वेश्चन के आंसर्स तक पहुंच सकते थे। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी। तो इसका राइट आंसर है जिला सहकारी बैंक। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं। तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके EO के एग्ज़ाम से पहले। तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख के जाएं, क्योंकि उत्तराखंड UKPSC का एक पैटर्न रहा है कि वो अपने हर एग्ज़ाम में जो इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठाता है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको आपको देख के जाना है एग्ज़ाम से पहले, और उसका वीडियो मैं जल्दी ही अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ। आजकल मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी उसको कंप्लीट करके उस वीडियो को अपलोड करूँगा। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका आनुवंशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो है जोहान ग्रेगर मेंडल है इसका राइट आंसर, जिनको जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। उसके बाद जो है रामसर स्थल क्या है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 2021 के नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा था रसायन विज्ञान से। पर हमारे लिए 2021 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इस साल 2023 का जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 2023 का जो है वो नोबेल पुरस्कार मोगी जी बोवेंडी को दिया गया है। और उसके अलावा और 2 लोग और हैं, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई। तो इन 3 लोगों को 2023 का नोबेल रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, नोबेल पुरस्कार को इस बार के लिए भी पढ़ के जाना है। उसके बाद है 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था। तब ग्लासगो में हुआ था, लेकिन हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है 27वां COP और 28वां COP। 27वां जो आपका हुआ है ये मिस्र में हुआ है, और जो 28वां हुआ है वो UAE में होने जा रहा है। दुबई UAE में 28वां होने जा रहा है। तो इस साल जो होगा वो अभी दुबई UAE के दुबई में होगा। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यह है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो उसका प्रतीक चिन्ह है महाकाय पांडा, यानी कि जाइंट पांडा। उसके बाद है वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। स्वदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। झूम क्या है, झूम एक प्रकार की कृषि टेक्निक है, कृषि पद्धति है। उसके बाद जिस पदार्थ में बड़ी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वो कहलाता है चालक कहलाता है। जो कम प्रतिरोध करेगा वो चालक होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। और जो उसका प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा उसको इलेक्ट्रिसिटी को अपने से प्रवाहित नहीं होने देगा, उसे कुचालक कहेंगे। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 87। प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है अगला
निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है? तो केंचुए को कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। उसके बाद जो है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को डैश डैश में संग्रहित किया जाता है, तो इसे तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। उसके बाद है, निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है? तो शर्करा से सेल्यूलोज संबंधित है। उसके बाद है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्चेरिचिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, 2 जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण जोन को क्या कहा जाता है? तो जो 2 जैविक क्षेत्र हैं उसके मध्य को जो संक्रमण जोन है ये इस क्षेत्र को कहा जाता है आपका इकोटोन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, यदि कोई एक इनपुट हाई 1 और आउटपुट भी हाई 1 हो तो गेट कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है और गेट होता है ये। और उसके बाद उसी को ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को लॉजिक सर्किट में रिप्रेजेंट करके नीचे पूछा गया है। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को ढंग से अगर देखें और हाई 1 और आउटपुट भी हाई 1 को देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो ये ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक लॉजिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन है नीचे। और जो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, OSI रेफरेंस मॉडल के किस लेयर में IP एड्रेस का प्रयोग होता है? तो नेटवर्क लेयर में होता है। वैसे भी आप अगर सोचते हैं IP एड्रेस कहाँ यूज होता है, तो नेटवर्क के दौरान ही IP एड्रेस का यूज किया जाता है। तो आप इस प्रकार से भी थोड़ा सा इन आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो रैम इसकी जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो जो है वो CPU का कंट्रोल यूनिट डिकोड करना है, उसका काम प्रोग्राम अनुदेशों को डिकोड करता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? कल्याण सिंह रावत को मैती आंदोलन का जनक माना जाता है। डॉपलर वेदर रडार उस दौरान कहाँ उत्तराखंड में स्थापित किया गया था? तो मुक्तेश्वर में वो स्थापित किया गया था। उसके बाद उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में उत्तराखंड में वन FRI की स्थापना हुई थी। उसके बाद पूछा है, केदारनाथ वन्य अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य को स्थापित किया गया है। और उसके बाद जो पूछा है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो हमारे लिए 21 अब इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इस साल का इम्पोर्टेंट है। इस साल का जो दिया गया है वो ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। तो इस साल जो 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये प्रियंका मोहिते थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2001। तो उस दौरान लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था, तो उनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा है, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? तो ये न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ती थी। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। द वर्ल्ड विनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो पुलेला गोपीचंद की थी। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? तो ये तब इसका राइट आंसर ये ऑप्शन डी था। तो आपको इस साल का जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं वो देख के जाना है। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप के नवाचार नीति 2.0 को शुरू किया गया था? ये भी तब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर UKPSC का आपका 150 नंबर का GS का पेपर होता है। तो आपको तैयार रहना है। RO के लिए करंट अफेयर्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और EO में भी काफ़ी, क्योंकि वहाँ तो 200 नंबर का पेपर है तो वहाँ भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करके जाना है इन दोनों एग्जाम में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है? तो प्लान बी है। इसमें क्या होता है कि जो मधुमक्खियों को होता है वो रेलवे ट्रैक के आसपास उनकी मधुमक्खियों की आवाज़ निकाली जाती है, और हाथी जो होते हैं मधुमक्खियों की आवाज़ से काफ़ी डरते हैं, तो इसलिए वो फिर उस इलाके में नहीं जाते जहाँ मधुमक्खी रहते हैं। तो क्या होता है कि एक साउंड सिस्टम के द्वारा मधुमक्खियों की आवाज़ रेलवे ट्रैक के आसपास निकाली जाती है, तो जिससे हाथी उस रेलवे ट्रैक के आसपास नहीं जाते, और जिससे ट्रेन से उनके टकराने के कारण जो उनकी मृत्यु हो जाती है उसमें कमी लाई जाती है। उसके बाद पूछा है, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? तो ये उस दौरान का करंट अफेयर्स क्वेश्चन था ये भी। तो आपको इस गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से देख के चलने हैं कि जो उस दौरान खेलों में जो नई चीज़ें हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर था ये आपका ऑप्शन ए। और उसके बाद जो है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर अवार्ड 2021 किसको दिया गया था? तब उस साल न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था। तो इस बार आप देख के जाना कि इस बार किसको दिया गया। तब ये आपके टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तब था, तब इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी था। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो इसका राइट आंसर था मेरठ। उसके बाद ये भी वही है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्नलिखित में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो नागालैंड इसका आंसर था। आप यहाँ ऑप्शन देख के भी आप इस क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। देखिए क्या होता है, जनरली हम जो अशांत क्षेत्र हमारे अभी हैं तो वो क्या है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। तो आप अगर इन सब को काट भी देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ इस प्रकार से भी आप इस आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। तो आप एग्जाम में जब आपको कुछ चीज़ें इतनी क्लियरली पता ना हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाइए, उससे आप अपनी आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उसके बाद है, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी। ये भी तब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है 119। इसमें भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि तब ट्विटर के सीईओ कौन बने थे? पराग अग्रवाल। जबकि अब ट्विटर का सीईओ पराग अग्रवाल नहीं है, हटा दिया है, लेकिन तब थे। तो उस दौरान का क्वेश्चन है, तब ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा नहीं था, तो पराग अग्रवाल तब ट्विटर के सीईओ थे। और एडोबे के जो सीईओ हैं वो शांतनु नारायण हैं, और गूगल के जो हैं वो सुंदर पिचाई हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं जो सत्य नडेला हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होता। तो अगर आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को भी मिला देते तो फिर आप इस आंसर तक पहुंच जाते। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर तब था आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी न्यूज़ में था, नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर, तो ये सबसे बड़ा होने जा रहा है, एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डा बनने जा रहा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए आप, गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? अगर आप गंगा सागर को थोड़ा सा गंगा नदी के साथ रिलेट कर दें तो उसके बाद आप आसानी से इन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन स्टेट्स में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती। इनमें से केवल गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, तो यही है गंगा सागर मेला, वहीं मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब 2022, तब 2022 का गोल्डन ग्लोब वाला क्वेश्चन है। तो और ये द पावर ऑफ डॉग को दिया गया था। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूकेपीएससी के, जब 150 नंबर या 200 नंबर का पेपर होता है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी ध्यान देना है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये नृत्य और राज्यों के साथ मिलाना है। तो कथक को आप उत्तर प्रदेश के साथ मिला लीजिए। जैसे ही आप बी में 1 को मिलाएंगे तो आपका राइट आंसर आप पहुंच जाएंगे आपके ऑप्शन सी तक, क्योंकि इसी में बी में 1 है। बाकी जो आपका भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से संबंधित है, मोहिनीअट्टम जो है वो केरल से है, कुचिपुड़ी जो है आपके आंध्र प्रदेश से है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में
सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो इंद्र इसका राइट आंसर है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? तो जो आपका प्रथम जैन परिषद हुआ था वो आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की थी? तो प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन ने इसकी रचना की थी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है काकतीय। रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश से संबंधित है। लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय हैं, तो ये हैं आपके गणितज्ञ हैं। तो और जो इनकी लीलावती जो बुक है वो गणित और स्पेस से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से, स्पेस के कैलकुलेशन से रिलेटेड है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म के 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मिलिंद पन्नो है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर 1:35 था। एंशियंट हिस्ट्री के टाइम पे गधेय क्या था? तो इसका राइट आंसर था सिक्का, इसका राइट आंसर है। गधेया क्या है? और जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका उदयनजीरल किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चेर से संबंधित है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। उसके बाद है मौर्य काल में प्रणयम क्या था? तो ये जो था एक आपातकालीन कर था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये है किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो इसका राइट आंसर है गोविंद तृतीय। उसके बाद है हजार दिनारी के नाम से किसको जाना जाता था? तो हजार दिनारी जो था मलिक काफूर था, इसको 1000 दिनार दे के अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। और इसका बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में कौन सा इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो जो इल्तुतमिश जब सत्ता में स्थापित हुआ तो उस दौरान तजाउद्दीन यल्दौज, नसरुद्दीन कुबाचा और आपका जो अली मर्दान है, ये तीनों उसके कॉम्पिटिटर थे और उसकी सत्ता को चैलेंज कर रहे थे। जो नहीं था वो था मलिक अल्तुनिया। ये जो मलिक अल्तुनिया होता है ये विद्रोह करता है रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी उसके टाइम पे। और फिर उसके बाद इसके साथ जो रजिया सुल्तान जो है इसके साथ शादी कर लेती है, तो फिर उस विद्रोह को फिर दबाने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद फिर जो बाकी उनके प्रतिद्वंदी हैं रजिया सुल्तान के, इन दोनों को हरा देते हैं। तो इस प्रकार जो आपका है मलिक अल्तुनिया, ये आपका रजिया सुल्तान से संबंधित के टाइम से संबंधित है, तो इसलिए इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विजयनगर काल में दक्षिण भारत में किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो यक्षगान का हुआ था। और उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने खजाइल उल फतहू नामक पुस्तक की रचना की है? तो इसका राइट आंसर अमीर खुसरो है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नूरजहां गुंटा का सदस्य नहीं था? तो वो जो था आपका वो था महाबत खान। बाकी इमामुद्दौला, आसफ खान, ये नूरजहां का पिता था और ये जो था नूरजहां का भाई था। खुर्रम जो था नूरजहां का बेटा था। तो ये तीनों नूरजहां गुंटा के सदस्य थे, महाबत खान उसका सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था वो आपका था साइमन, क्योंकि साइमन कमीशन का सदस्य था। बाकी जो ये है एवी अलेक्जेंडर और स्टोफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों उसके सदस्य थे। जो नहीं था वो था जॉन साइमन। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? तो आपका इसका राइट आंसर मेयो है, जिसने वित्तीय विकेंद्रीकरण भारत में प्रारंभ किया। और जो भारत में रिपन है ये स्थानीय सुशासन का जनक इनको भारत में माना जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन गंगाराम एवं खीमादेव नामक दो भाई किस आंदोलन से
में शहीद हुए थे। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसके दौरान उत्तराखंड में शहीद हुए थे। और उसके बाद जो राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। और 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो कौसानी इसका राइट आंसर है। उसके बाद भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह था। टिहरी रियासत का प्रथम नरेश कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सुदर्शन शाह है, क्योंकि जब टिहरी का निर्माण हुआ था 1815 में, टिहरी रियासत जब बनी थी तब सुदर्शन शाह वहाँ का पहला राजा था। कालू मेहरा संबंधित हैं 1857 की क्रांति उत्तराखंड से संबंधित है। और उसके बाद निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन सा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो नहीं है पूछा है, बाबरनामा इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप देखिए जो तारीखें बदायूनी है, शाहजहाँनामा है, जहांगीरनामा है, ये बाद के टाइम पे लिखी गई हैं। ये दोनों बाद के टाइम पे लिखी गई हैं और ये पहले लिखी गई है। लेकिन जो बाबरनामा है, बाबरनामा लिखी है बाबर ने, और ये भी बाबर भारत में आने के बाद 4 साल जिंदा रहा। 1526 में वो भारत में आया और 1530 में उसका निधन हो गया। तो इस 4 साल में उसने भारत में जीत तो हासिल की, पर वो उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके तक पहुंच नहीं पाया। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट नॉलेज का यूज करके बाबरनामा तक इस आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर है बाबरनामा। उसके बाद है विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मैक्सिको है। मैक्सिको से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, बाकी केनिया है, इंडोनेशिया है और ब्राज़ील से विषुवत रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर बी है। तो फिलहाल इस पेपर डिस्कशन सीरीज़ में इतना ही। जल्दी हम दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका ईओ हो गया और बाकी जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, ईओ हो गया, आरओ हो गया, या फिर यूके SSSC का वीडियो पीपीडीओ हो गया स्नातक स्तरीय, तो उन सारे एग्ज़ामों के लिए आपके लिए अच्छी से तैयारी हो जाए इन चीज़ों की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।